मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मुसाफिर हूं यारो। अभी ये मुसाफिर लौरिया पहुंच चुका है और लौरिया के नंदगढ़, वाकई ये इतिहास के पन्नों में अंकित है। ये नंदगढ़, ये वो नंदगढ़ जब यहाँ के राजा धनानन हुआ करते थे और इस वंशज के नंदगढ़ के अंतिम राजा थे वो। और अंतिम राजा के किला का आज हम आपको दर्शन कराएंगे और ये भी बताएंगे कि चंद्रगुप्त यहाँ कैसे पहुंचा और कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदगढ़ पर कब्जा कर लिया। तो चलिए मेरे साथ अब सफर में और सीधे आपको ले चलते हैं नंदगढ़ के उस किला में जहां भगवान बुद्ध का अवशेष रखा है, जहां भगवान बुद्ध ने जब अपना देह त्यागा था तो यहाँ के जो राजा थे धनानन, राजा धनानन ने ही यहाँ पर उनके अवशेष को रखा। और इसलिए रखा कि भगवान बुद्ध को वो पूजते थे और भगवान बुद्ध को जब पूजते थे तो उनका जो अंतिम इच्छा था, उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार इस लौरिया के इस गढ़ में, नंदगढ़ में उनके अवशेष को रखा गया। लेकिन क्या हुआ अवशेष और कहां चला गया वो अवशेष, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ और चलिए मेरे साथ और आपको ले चलते हैं नंदगढ़। पहले यहाँ का नज़ारा देखिए और उसके बाद बताएंगे कि धनानन राजा, यहाँ के जो राजा थे, वो उनकी अंतिम इच्छा क्या थी, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके इस किला पर कब्जा कर लिया, इनके राज पर कब्जा कर लिया और उसके बाद क्या हुआ, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ का दृश्य देखिए, हम आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। इस दृश्य को देखिए, इस इलाके को देखिए कि वाकई 345 ईसा पूर्व यहाँ राजा हुआ करते थे धनानन राजा। और धनानन राजा, ये नंदगढ़ इनका इलाका हुआ करता था। लेकिन अचानक, हालांकि राजा वो ऐसे थे कि वो किसी से डरते नहीं थे, इनके पास जो सेना था वो काफी शक्तिशाली सेना था। हालांकि एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने हिम्मत दिखाई और नंदगढ़ पर कब्जा करने के लिए युद्ध का ऐलान कर दिया। लेकिन चंद्रगुप्त को धनानन राजा के शक्ति का एहसास नहीं था और अंततः वही हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य को हार देखना पड़ा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने यह ठान लिया कि अब यहाँ के राजा हम बन के रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने चाणक्य नीति अपनाया और चाणक्य नीति अपनाकर कैसे इनके किला, इनके राज पर कब्जा जमाया, वो भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस किला को देखिए। हम इस किला को इसलिए आपको बार बार दिखा रहे हैं कि भगवान बुद्ध का अवशेष इस किला के अंदर है। वो भगवान बुद्ध जिसे लोग पूजते हैं। हालांकि राजा जो धनानन थे वो भी भगवान बुद्ध को पूजते थे और यही कारण है कि उनके अवशेष को इस किला के अंदर रखा गया। लेकिन जब किला के अंदर रखा तो जरूर गया, लेकिन अचानक भारत सरकार ने आखिर उस अवशेष को क्या किया वो भी हम बताएंगे और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कहानी के लिए मेरे साथ आप बने रहिए। हम आपको बता दें कि वाकई 345 ईसा पूर्व का वो राज्य और जिस जगह पे हम खड़े हैं वो उस वक्त का वो राजा का किला कि यहाँ आने के लिए लोग डरा करते थे। धनानन राजा ऐसा राजा जो धन के प्रति वो इतने ज्यादा उतावले होते थे कि धन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। यहाँ तक कि धन के लिए अगर किसी की हत्या करना पड़े तो वो नहीं चूकते थे। इसीलिए उनका नाम धनानन राजा पड़ा और नंद वंश के अंतिम शासक और अंतिम राजा वो रहे। लेकिन अचानक चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके साथ क्या किया वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस किला के दृश्य को देखिए कि वाकई 345 ईसा पूर्व का ये जमीन, ये पत्थर, ये सड़क, ये रोड सब कुछ बयां कर रहा है। और ये बयां कर रहा है भैया, ये बयां कर रहा है कि आखिर जब धनानन राजा यानी नंद वंश के अंतिम शासक थे यहाँ पे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे उनके इस
किला को ही नहीं पूरे राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद अचानक धनानंद राजा की मौत की खबर आती है। लेकिन यह भी हम अब आपको बताएंगे कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। हर पहलू पर हर कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन मुसाफिर हूं यारो, ये मुसाफिर जब यहां पहुंचा तो वाकई काफी उत्सुकता हुई और मुझे लगा कि वाकई अपने दर्शकों को यह बताना चाहिए कि अपने बिहार की सरजमी, भारत की उस सरजमी पे जहां बड़े बड़े महापुरुषों ने या तो ज्ञान लिया या तो बड़े महापुरुषों ने का यहां जन्म हुआ। लेकिन वैसे बौद्ध की धरती, वैसे महात्मा गांधी का वो इलाका जहां इन्होंने सत्याग्रह की शुरू की थी। लेकिन इस इलाके में चंद्रगुप्त मौर्य का राज भी रहा है। हमारे साथ यहाँ के कर्मचारी है, उस कर्मचारी से पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बौद्ध का जो अवशेष था वो अवशेष कहाँ चला गया। उस अवशेष को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन इस बड़ा सा ये जो किला है, किला के बारे में पहले हम आपको कुछ जानकारी, यहाँ के जो जानकार लोग हैं जो यहाँ के रहते हैं उनसे हम जानने की कोशिश करें। आप चाहता थोड़ा इधर आइए। ये किला ये नंदनगढ़ बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है, लेकिन धनानंद का किला है। बहुत पुराना किला, ईसा पूर्व इसको लोग बताते हैं और बाहर से भी लोग इसमें आते हैं घूमने के लिए। लेकिन इसका विकास का काम कोई हो नहीं रहा है। देख रहे हैं इसका जर्जर स्थिति है। यहाँ घास भूस जमा हुआ है, चारों तरफ से देखिए जंगल झाड़ी जमा हुआ है। यहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है, पर्यटक लोगों को ठहरने का कोई सुविधा नहीं है। यही तो यहाँ का है। और भगवान बुद्ध लुम्बिनी यही है नेपाल के बगल में, वहाँ से आए और यहाँ पहला मुंडन अपना कराए। इसके बाद से गया, बोध गया, वैशाली, जहाँ जहाँ इनको इच्छा हुआ तहाँ तहाँ गया। ये पवित्र पावन धरती है। अब इस धरती को लोग देखिए किस स्थिति में रखे हुए हैं। ऐसा जगह कहीं अपने भारत में कहीं बहुमूल्य ऐसा जगह है कि जहाँ महात्मा गांधी, यहाँ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी इस जगह पर आए हुए हैं। सही आपने कहा। वाकई आपसे और जानने की हम कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों को भी बताएंगे। लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि भगवान बुद्ध की धरती है। भगवान बुद्ध लुम्बिनी वन यानी नेपाल से निकलकर वो यहाँ आए और पहला मुंडन इन्होंने यहाँ कराया था। हालांकि उनका अवशेष भी यहाँ रखा गया। लेकिन आज यहाँ की जो हालात है वो आप देखिए, क्योंकि ये धरोहर है, ये विश्व की धरोहर है। और विश्व की धरोहर का जो हालात है ये समझने की जरूरत है। सरकार कितनी बनी और कितनी सरकार चली गई। 15 साल तक राज करने वाला यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी यहाँ के विकास के बारे में नहीं सोचा। ये वो पर्यटक स्थल जहाँ भगवान बुद्ध और ऐसा ही नहीं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव के साथ साथ माता सीता ने भी इसी इलाके में धरती में समाई थी। वो है वाल्मीकि नगर, जहां वाल्मीकि नगर पर लव कुश का जन्म हुआ था। वो भी इलाका इसी इलाके में है। तीर्थ स्थलों की बात करें और साथ साथ पर्यटकों की बात करें तो ये वो इलाका है जो भगवान की धरती मानी जाती है। और भगवान की धरती का क्या हस्त्र है वो आप देखिए। वाकई ये सुनने और कहने के बाद इतना तो जरूर लगता है कि यहाँ के जो शासक रहे होंगे 345 ईस्वी पूर्व, वाकई इस धरती को और यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो उनको नमन तो जरूर करते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि इस विडंबना में यहाँ की सरकार की निगाहें इस किला पर नहीं पड़ी। एक बार इस किला के दशा को देखिए और फिर हमारे साथ चाचा हैं। चाचा, एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ये जो अंदर में ये भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का अवशेष यहाँ था। अचानक वो अवशेष कहाँ चला गया? वो जो है अवशेष, यहाँ म्यूजियम तो है नहीं। यहाँ जो है ताम्र मंजूषा निकला, भोजपत्र निकला, कुछ मिट्टी की मोहरे निकले, वो पटना संग्रहालय में चला गया। यहाँ म्यूजियम रखने का नहीं है। यहाँ जो भी अधिकारी रहे होंगे वहाँ बैठा दिए होंगे। कब गया हो यहाँ से? अब क्या हमको पता, इतना नॉलेज नहीं। हाँ हाँ, 36-35 में खुदाई हुआ था। उस टाइम में हम लोग तो थे नहीं। ऐसे कहने को सुनने मिलता है और बोर्ड पढ़ने से मिलता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है सजा कि इस पूरे इलाके को देखिए, क्योंकि ये नक्सलियों का घर माना जाता है यहाँ पर, क्योंकि बेरोजगारी जब बढ़ता है तो नक्सलवाद बढ़ता है। लेकिन ये तो भगवान बुद्ध की धरती है।
माता सीता की धरती है, इनकी जानकी स्थान में उनका जन्म हुआ है पुनौरा में, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम 70 किलोमीटर सटा हुआ इलाका है। और वैसे इलाके का विकास नहीं होना, आपको क्या लगता है? यहाँ बेरोजगारी बहुत है, यहाँ सभी लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। अगर रोजगार होता तो इसका विकास भी होता है, इसका विकास कोई नहीं, अंधकार ही अंधकार पड़ा हुआ है। इसमें अगर काम होता तो लोगों को रोजी रोजी लगता। ऐसे चारों ओर से कोई इसमें काम नहीं हो रहा है, अभी तो काम ब्लॉक है। और इसमें काम जब होगा तो प्रकाश होगा, इस प्रकाश से लोगों को, गवर्नमेंट को 2 पैसा का मुनाफा भी होगा, लोगों को इसमें रोजी रोजगार बढ़ेगा। वो तो हुआ। एक चीज बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य कब आया, कब आप लोग? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थी, यही मरिया का लोग बताते हैं, इसके बगल में जिसकी लड़का चंद्रगुप्त हुआ। और वहीं हमको समझ में आता है धनानंद का परास्त वहीं किया, क्योंकि चाणक्य यहाँ से कम 25 किलोमीटर बगल में है, वहाँ चाणक्य रहते थे। और चाणक्य जो है इनको चंद्रगुप्त को ले जाकर अपना शिष्य बनाकर और उसको तक्षशिला भेजे पढ़ने के लिए, वहाँ से ज्ञान, और वो बताए कि ये संपत्ति तुम्हारा है, अब तुम जैसे इसको रामवाणी करो। और उसके बाद में जो है चाणक्य फिर नीति करके चंद्रगुप्त को कैसे काटिए कि धन बर्बाद हो गया। अब आप समझिए, वाकई चाणक्य नीति यहाँ काम आया। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी बाहर के नहीं है, वो आसपास के इलाके के ही है वो चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन चाणक्य के पास वो नीति उन्होंने सीखा। और उसके बाद जानकार यह भी कहते हैं कि चाणक्य को राजा नंद ने, यानी धनानंद ने उनको बेइज्जत किया था, यानी उनको अपमान किया था। और जब अपमान किया था तो अपमान के बदला लेने के लिए चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अब उस धनानंद यानी नंदगढ़ पर कब्जा करने के लिए उनके साथ मिलना और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। हालांकि युद्ध हुआ, कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि युद्ध में परास्त किया गया था, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जब इस किले पर, जब इस राज्य पर हमला हुआ था तो चंद्रगुप्त को धनानंद राजा के शक्ति का एहसास नहीं था। और इतना बड़ा शक्तिशाली वो राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य को हार का सामना करना पड़ा। और वहीं से शुरू होता है प्रतिशोध। और प्रतिशोध के बाद तब इस पूरे किले को ही नहीं, पूरे राज्य को अपने कब्जे में लेने के लिए चाणक्य के पास वो नीति लेने चले जाते हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ पर जब युद्ध हुआ था, और क्या जानकारी है? युद्ध मैंने इसके पहले तो मैंने धनानंद का यही जो है युद्ध हुआ था, उसके बाद में ये सब खत्म कहानी हो गया, कोई रहा नहीं इस राज्य में। इसके बाद में लुप्त होने के बाद में सरकार इसको जो है अपने छानबीन के अपने। एक और सवाल है कि ये भी कहा जाता है कि 99 करोड़ सोने के सिक्का इनके पास था, धनानंद राजा के पास, क्योंकि वो धनानंद नामे था कि वो धन के लिए ही वो प्रसिद्ध थे। ये बात तो हमको पता नहीं है, कितना सोना था, चांदी था, ये सब हमको कुछ पता नहीं है। चलिए, वाकई आप समझने की जरूरत है कि एक बार इस किला को देखिए। धनानंद राजा, वो धनानंद राजा जो धन के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे, और उनका दबदबा इतना, और उनके पास इतनी बड़ी सेना कि कोई भी राजा उन पर आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करता था। लेकिन उनके ही पड़ोस के रहने वाला और उनके पास के ही रहने वाला, जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ से कोई ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 25-30 किलोमीटर होगा, 25-30 किलोमीटर दूर पर चाणक्य रहते थे और पड़ोस में चंद्रगुप्त मौर्य रहता था। और उसके बाद इन लोगों ने अपनी नीति बनाई और नीति के अनुसार कैसे इस राज्य पर कब्जा करे, उसको लेकर इन लोगों ने यहाँ पर हमला कर दिया। कुछ जानकार तो यह भी कहते हैं कि धनानंद राजा की पुत्री के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करा दी गई, और जब हार हुआ तो शादी कराने के बाद पूरी संपत्ति उनको दे दिया गया। लेकिन कुछ जानकार का कहना है कि युद्ध में हार के बाद मौर्य ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। अब आप समझिए, जिस इतिहास की बात हम पन्नों में देखते हैं, वो इतिहास के जगह पे हम हैं, और ऐसा जगह कि पूरे विश्व
इस जगह को जानता है, नंदगढ़। और नंदगढ़ में धनानंद राजा की वो किला और भगवान बुद्ध का अवशेष जिस जगह पे, यहाँ आज विकास से कोसों दूर ये इलाका। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए मेरे साथ। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना, फिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश मुसाफिर हूँ यारो में आपका स्वागत है। अभी हम जिस जगह पे हैं, वाकई ये इतिहास का पन्ना है और इतिहास के पन्नों में और सुनहरे अक्षरों से लिखा गया ये वो जगह है, नंदगढ़। राजा धन और उस राजा के उस किले के बाद हम आपको दिखाते हैं वो प्राचीन मंदिर जो वाकई 345 ईसा पूर्व का ये मंदिर है। हालांकि इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया गया क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ जर्जर हो रहा था, लेकिन अंदर में आज भी माँ जानकी, भगवान राम और भाई लक्ष्मण और भोलेनाथ यहाँ विराजमान है। ये उस वक्त का किला है, ये उस वक्त का मंदिर है जब यहाँ पे राजा धनानंद यहाँ पे राज करते थे और वो वहाँ से निकलकर यहाँ पूजा करने आते थे। अब आप समझिए 345 ईसा पूर्व का ये मंदिर ये अपने आप में एक प्राचीन है। हमने पहले भी कहा कि माँ जानकी का जन्म स्थली है ये। माँ जानकी जिस भूमि में समाई थी वो इलाका है ये वो इलाका है जहाँ भगवान राम का विवाह हुआ था। ये वो इलाका है जहाँ भगवान बुद्ध आए थे। ये वो इलाका है जहाँ पर महाभारत काल के अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव रहा करते थे। और ऐसे पवित्र भूमि पे और आज सरकार की निगाहें इस पवित्र भूमि पे नहीं है, तो आप समझिए कि सरकार के कथनी और करनी में कितना फर्क है, जिसे पूरा विश्व जानता है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पूर्व का ये जगह, जिस जगह के लिए लोग ललायित होते हैं, लोग दूर दूर से विदेशों से आते हैं। और माँ जानकी यानी उस समय जो राजा थे वो राजा यहाँ पर पूजा करते थे। हालांकि हम भी माता के ये माँ सीता, भगवान राम, भाई लक्ष्मण, बजरंगबली का ये मंदिर है। यहाँ पे जब राजा पूजा करने आते थे तो अहले सुबह उठने के बाद ये स्नान करते थे और उसके बाद यहाँ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पर पूजा करते थे और माथा टेकते थे। ये उस वक्त का ये गेट है, उस वक्त की मूर्ति है। और हम भी थोड़ा प्रणाम करने की कोशिश करेंगे कि हम भी थोड़ा यहाँ आए तो आशीर्वाद ले ले। अपने दर्शकों को भी बता दें कि आपको कभी भी मौका मिले तो एक बार नंदगढ़ आना आप ना भूलें। हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अंदर में यहाँ पे भगवान माता सीता, भाई लक्ष्मण और भगवान राम का यह मंदिर वाकई काफी प्राचीन है, लेकिन गुमनामी की जिंदगी जी रहा है ये पूरा मंदिर। और इसलिए हम गुमनामी कह रहे हैं कि 345 ईसा पूर्व का यह मंदिर सरकार के धरोहर में होना चाहिए था, लेकिन धरोहर तो है लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। सब कुछ धीरे धीरे खंडहर बन गया। लेकिन यहाँ के जो पुजारी थे वो पुजारी अपना जान गंवाकर इस मंदिर को उन्होंने रखा। क्या यहाँ पे पुजारी का क्या हुआ था? यहाँ पे ये नंदनगढ़ राम जानकी नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ बाबा गंगादास पहले रहते थे, बहुत पहले, अंग्रेजों से पहले। उसके बाद उनका शिष्य रामनिहोरा दास हुए, उनका शिष्य ध्रुव दास हुए, उनका शिष्य बिहारी दास हुए, उनका शिष्य राम सुभन दास हुए। उसके बाद में इसमें बहुत सा ज़मीनें थी। ज़मीन होने के कारण बाबा लोग कुछ कुछ बेच दिए। इसमें जो है 6 बीघा ज़मीन बचा हुआ था। तो एक साधु ने जाकर यहाँ के मध्यस्थ लोगों को ज़मीन लिख दिए और एक साधु ब्रिजमोहन दास साधु आए, चित्रकूट का निवासी थे। यहाँ जांच पड़ताल किए तो लोगों से पूछे कि इसमें के ज़मीन, जब इतना बड़ा विशाल जो मंदिर है तो इसमें के ज़मीन जाता होगा। तो उन्होंने गांव नगर के लोग कहा कि यहाँ के बड़े बड़े लोग छींक लिए हैं। उस ज़मीन को आप मुखियारी से कागज पत्र लाए और लोगों में सूचना किए कि भगवान का ज़मीन है, आप लोग छोड़ दीजिए। इसके
बाद में 92 में बाबा का लोगों ने जबे कर दिया और ज्यों कि त्यों जमीन पर आई, ये ध्वस्त पड़ा था। ध्वस्त पड़ने के बाद में हम नंदनगढ़ का निवासी हैं, लोगों में उत्साह किए कि भाई ये मंदिर धर्म है, वो पुराना चीज़ है। इसमें अष्ट धातु की मूर्तियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी थी उस टाइम के, वो लोग भी यहाँ से उठवा दिए। तो बाद में संगमरमर के एक बाबू साहब थे जो अयोध्या से बनवा कर इसको जो है अपन अभिषेक करा कर पूजा पाठ चल रहा है। फिर खंडहर हो जाता है, इसमें आर्थिक है ये नहीं है, लोगों से चंदा कलेक्शन करके इसको रिपेयर करके एक दो आदमी साधु रहकर हम लोग सहयोगी हैं और इसको चला रहे हैं। सही आपने कहा कि वाकई आप समझिए, भगवान के दरबार में हत्या हो जाती है और भगवान के दरबार में हत्या इसलिए होता है कि संपत्ति का विवाद चलता है। वैसे नंदनगढ़ काफी प्रचलित इलाका, राजा धनानंद जो यहाँ के अंतिम शासक थे, अंतिम राजा थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद यहाँ इस राज्य पर उन्होंने कब्जा कर ली। लेकिन बड़ी विडंबना, ये विडंबना हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि सरकार को जागने की जरूरत है। अगर सरकार जागती तो इस इलाके में का जो हालात है वो हालात नहीं बनता। लेकिन आज ऐसी हालात कि वाकई जो पुरातत्व विभाग भी यहाँ पर आंख मूंदे बैठा है। हमारे साथ आप चलिए अंदर का इलाका, यानी वो इलाका हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस कहानी को लेकर हम यहाँ पहुंचे हैं और जो अपने दर्शकों तक दिखाना चाहते हैं कि वाकई आप भी देखिए। और एक बात, कभी भी मौका मिले तो आप नंदनगढ़ आइए और नंदनगढ़ के उस किला का दर्शन कीजिए जहां पर भगवान बुद्ध का अवशेष रखा है। भगवान बुद्ध का अवशेष रखा है और ये देखिए, ये इतना पुराना, और ये पूरे इलाके को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरे इलाके को देखिए और उसके बाद समझिए कि एक वक्त हुआ करता था 345 ईसा पूर्व कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता था। वो इसलिए नहीं मारता था कि यहाँ का राजा इतना शक्तिशाली था कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा को भी ढेर कर दिया था। बने रहिए मेरे साथ, अब आपको हम ले चलते हैं अंदर और दिखाएंगे अंदर का नजारा। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। अब हम पहुंच गए फिर किला में। एक बार किला को देखिए और किला के इस ईंट को देखिए कि 345 ईसा पूर्व का ये ईंट आज भी जस का तस है। 345, आप समझिए वाकई वो काफी पुराना वक्त है जब ईसा हुआ करता था और उस वक्त का ये ईंट है, उस वक्त का ये धरोहर है, उस वक्त का ये चबूतरा है। यहाँ पर कोई हिम्मत नहीं करता था कि इस इलाके में हम आ जाएं, लेकिन जब यहाँ के राजा यानी अंतिम वंशज, नंदगढ़ के अंतिम वंशज की जब हत्या हो जाती है धनानंद राजा का, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का राजा बनता है। जानकार यह भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को कई बार हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके शक्ति का एहसास चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं था और उसी हार के बाद बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ दोस्ती कर ली और वहां पर उसने अपनी नीति सीखना शुरू कर दिया। और ऐसा नीति कि कैसे इनको हराया जाए, इनको परास्त किया जाए और इनकी संपत्ति को हड़प लिया जाए। कुछ जानकार तो यह भी कहते हैं कि पंजाब से चलकर जब यहां लोग पहुंचे थे तो यही वो किला है जहां पे सोना और अशरफिया रखा गया था, उसे लूट लिया गया ताकि राजा कमजोर हो जाए, क्योंकि वो जो राजा था वो धन के प्रति ज्यादा सचेत रहने वाले राजा थे और इसलिए उनका नाम पड़ा था धनानंद। लेकिन धन के संचय करने वाले राजा का हश्र क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ जो यहाँ के लोग हैं, नंदगढ़ के जो लोग हैं, ये वो इलाका जो पूरा विश्व के मानचित्र में है। विश्व का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो इतिहास का जानकार है वो इस इलाके को नहीं जानता हो, लेकिन इस इलाके को जानने वाला और इस इलाका जो पूरे विश्व के मानचित्र में है आज विकास से कोसों दूर है। हमारे साथ और लोग हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबू एक से बताइए,
क्या चीज कमी है? भगवान देखिए, जब बुद्ध जो है ना, उनको मरने का संकेत, ज्ञान प्राप्ति का संकेत, और मनो उनसे चैत्य मंडप और स्तूप, मनो भगवान को जो पूजा, बुद्ध के जो पूजा स्थल है वो स्तूप ही कहलाता है, पवित्र स्थल। तो जो राजा होते थे, जो बुद्ध के संरक्षक होते थे, बुद्ध भगवान बौद्ध के धर्म का प्रचार करने वाले राजा, मानने वाले राजा, तो उनकी स्मृति में, उनकी बुद्ध धर्म के प्रचार प्रकाश के लिए वो स्तूप निर्माण करते थे, स्तंभ निर्माण करते थे, ताकि धर्म का जोर से प्रचार हो। जैसे एशिया में बहुत ऐसे, एशिया रूप में भी बुद्ध धर्म का बहुत ही मानने वाले हैं। थाईलैंड में है, चाइना में है, और म्यांमार में है। यहाँ नेपाल में उनका जन्म ही पता ही है, लुम्बिनी में हुआ था। तो वहाँ जन्मे तो उनसे जो ये पता है कि ईसा पूर्व में ही है, जो ईसा पूर्व में जितने राजा हुए जो प्राचीन काल में राजा, तो उनके ही अधिकांश मानने वाले होते। क्योंकि हिंदू में बहुत सारे जो देवी देवताओं के कारण, विविधता के कारण और कन्फ्यूजन के कारण इनमें आना लोग अच्छा समझे, क्योंकि यहाँ इसमें बौद्ध धर्म में शांति लोगों को लगा। और धर्म में, हालांकि हिंदू धर्म विविधताओं से भरा है, लेकिन इसमें उन्हें जो अच्छा लगा, सुकून लगा, जिसमें जाति प्रथा, बहुत ऐसे कुरीतियाँ थे हिंदू धर्म में। तो बौद्ध धर्म में उन राजाओं को जब पता चला कि बौद्ध धर्म के विशेष धर्म है जिसमें अहिंसा, परमो धर्म, अहिंसा के लिए बहुत मानने वाले थे, तो उन राजा को ही हिंदू धर्म को छोड़ कर ये बौद्ध धर्म को अपनाने लगे और इनके प्रचार प्रसार के लिए करने लगे। तो यही उनके संरक्षण में, उसके स्मृति में ये ऐसे ऐसे स्तूप बनाए। और मरने के बाद तो और उनका इतना चरम कदर पर प्रचार बढ़ा, क्योंकि बुद्ध को एक बहुत पुरोहित के रूप में, भगवान के रूप में भारत में मान्यता प्राप्त हो गया। आपने कहा कि वाकई भगवान बुद्ध वो शांति के विचारक थे। शांति को अगर खोजना है तो भगवान बुद्ध की लोग बात करते थे। और वाकई जब पुरातत्ववाद करें, यानी आज से हजारों सैकड़ों वर्ष पुरानी बात अगर हम करें, तो उस समय भगवान बुद्ध यानी वैसे लोग, यानी राजाओं के पास रहते थे, और राजा उन लोगों को ज्यादा तरजीह देते थे, क्योंकि राजा को युद्ध के बाद शांति चाहिए। और शांति कौन देगा? तो भगवान बुद्ध का जो ज्ञान था वो शांति प्रदान करता था। और यही कारण है कि नंदगढ़ में उनके यहाँ पर अवशेष को भी रखा गया। लेकिन इस सब के बीच सवाल जस का तस, क्या इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा नंदगढ़? क्या विकास होगा नंदगढ़ का? ये बड़ा सवाल। मुख्यमंत्री भी आकर यहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा कि हमारे सरजमीन, मेरी धरती और हमारी मातृभूमि जहाँ है, उस इलाके में वो सपूत जो पूरे विश्व में शांति का संदेश देता है, वो सपूत, वो यहाँ पर सपूत का अवशेष रखा है। लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर एक बार दर्शन करना चाहते हैं। और लोग तो यह भी समझते हैं कि नंदगढ़ जाएंगे तो शांति मिलेगी, और शांति का प्रतीक माना जाता है बुद्ध। लेकिन इस सब के बीच जो हालात है वो आपके सामने है। एक बार पूरी हालात को देखिए, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे है और कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी है हमारे साथ लगातार, ये पास को इधर आ जाइए, सहयोगी है, अपने सहयोगी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई अगर इस इलाके का विकास नहीं हुआ तो आपको क्या लगता है कि आखिर कैसा विकास होना चाहिए था? यहाँ पर विकास होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर पर्यटक स्थल होना चाहिए था। यहाँ पर ये लगे कि आसपास के 10-20 गांव के लोगों का विकास हो जाता पर्यटक होने के बाद। यहाँ तो विकास काफ़ी होना चाहिए, लेकिन विकास नाम का चीज़ यहाँ नहीं रहा। काफ़ी दिनों से ये किला ये पड़ा हुआ है इसी तरह, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं। मुख्यमंत्री भी यहाँ आकर चले गए हैं, काफ़ी मंत्रियों लोग आते हैं। बिहार सरकार के माने तो कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो कि यहाँ नहीं आया हो। यहाँ इस जिला से मंत्री भी रह चुके हैं लोग, जैसे खुर्शीद आलम मंत्री रह चुके हैं यहाँ से, और आपके विनय बिहारी यहाँ सांस्कृतिक मंत्री रह चुके हैं। इस नंदनगढ़ को अनदेखी किया गया। सही आपने कहा कि वाकई जब पास का मंत्री हो और इस विधानसभा क्षेत्र का मंत्री हो, और उसके बाद में भी अगर उसमें भी कला संस्कृति मंत्री, क्योंकि ये विभाग उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये धरोहर है, और धरोहर के संजोगना ये सरकार की जिम्मेवारी है।
और सरकार जब इसे धरोहर को नहीं संजोग पाई तो आखिर कौन संजोगेगा? बुद्ध की वो धरती, भगवान राम का वो धरती, माता सीता की वो धरती, और साथ साथ वो इलाका जहाँ महाभारत काल में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये सब प्रतीक माने जाते हैं। और वैसे इलाके में अगर उस इलाका का विकास नहीं हो, बाढ़ से घिरा हुआ इलाका हो, लोग दाने दाने को मोहताज हो, तो क्या कहेंगे? आपको ये बता दें कि जिस किला पे हम खड़े हैं ये नंदनगढ़ है, और राजा धनानंद यहाँ के अंतिम वंशज थे, अंतिम राजा थे। और अंतिम राजा युद्ध होता है और युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य मौत के घाट उतार देता है और उसके बाद इस राज पर कब्जा कर लेता है। लेकिन कुछ जानकार तो यह कहते हैं कि युद्ध नहीं हुआ था, धनानंद राजा ने अपनी पुत्री की शादी मौर्य से करा दी, चंद्रगुप्त मौर्य से, और उसके बाद ये राज उन्हें दे दिया गया। और जब राज देने के बाद धनानंद राजा यहां से चले गए। लेकिन कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि यह तो इतिहास का धरोहर है, लेकिन इतना जरूर है कि धन के लालची थे धनानंद राजा, और उनकी हत्या भी हुई तो धन के कारण ही हुई। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। मुसाफिर अगले पड़ाव पे आपसे करेगी मुलाकात अपने सहयोगी मधुसूदन के साथ में। मनोज कुमार, कशिश न्यूज, नंदगढ़। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है।